तो भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है और वो क्या सक्सेसफुल है या वो फेल हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत की विदेश नीति आज ऐसे मुकाम पर है जिसमें वो दुनिया की सभी ग्लोबल पावर्स को एक साथ संतुलित कर रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भारत की विदेश नीति पूर्णतः फेल हो चुकी है और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी भी बड़े देश का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा समर्थन नहीं मिला, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा समर्थन मिला है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि विदेश नीति कैसे काम करती है, भारत वर्तमान में विदेश नीति को किस तरीके से चला रहा है और जो बड़ी शक्तियां हैं उसकी विदेश नीति भारत के साथ किस तरीके से काम कर रही है। तो इस टॉपिक को हम जानते हैं। तो विदेश नीति मुख्यतः किसी भी देश के लिए एक ऐसी डिप्लोमेटिक टॉक होती है या डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी होती है जिसके द्वारा वो देश अपने राष्ट्र हित दूसरे देशों के नज़रिए से साधता है और अपने जो एक्सटर्नल इश्यूज़ के द्वारा अपने इंटरनल जो इंटरेस्ट है उसको पूरे करता है। भारत भी वैसा ही करता है और पिछले 70 साल से अधिक से जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत एक विदेश नीति लेके चला है। शुरू में वो पंचतंत्र के विदेश नीति अपनाता था जो पंडित नेहरू ने ईजाद की थी, और जिसमें उसकी मुख्य जो एक पक्ष होता था वो न्यूट्रल पक्ष होता था। मतलब भारत की विदेश नीति न्यूट्रल थी, ना हम अमेरिका वाले ब्लॉक में थे और ना हम रूस वाले या सोवियत, उस समय के सोवियत यूनियन के ब्लॉक में भारत रहता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। अगर आज से आप 10 साल पहले की बात करो तो विदेश नीति में एक क्लैरिटी मिलती थी। दुनिया में एक क्लैरिटी थी। दुनिया में मुख्यतः 2 ही ब्लॉक होते थे कि अमेरिका है तो उसके साथ आपको यूरोप खड़ा दिखाई देगा, जापान खड़ा दिखाई जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया खड़ा दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया खड़ा दिखाई जाएगा, और सोवियत यूनियन जो टूटकर रूस बन गया था, रूस के साथ कोई बहुत ज़्यादा साझेदार नहीं थे। चीन का स्टैंड भी प्रो यूएस और उसके बाद प्रो यूएस ही दिखता था। भारत अपनी विदेश नीति अलग तरीके से चल रहा है। लेकिन आज के हालात में विदेश नीति एक कॉम्प्लेक्स विषय हो चुका है और भारत के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो दुनिया में 7-8 कारक या 7-8 ब्लॉक जो बन चुके हैं वो भारत के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एक ब्लॉक बनता है या फिर जो सबसे जो बड़ा अहम भी जो कारक है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद उसी के नीचे साउथ अमेरिका आता है, यूरोप एक बहुत बड़ा कारक होता है, उसके नीचे आपको अफ्रीका दिखेगा, मिडिल ईस्ट दिखेगा, रूस का एक अपना अलग प्रभाव है, चीन का अलग प्रभाव है, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश है वो, उसके साथ आप ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ सकते हैं। तो ये सारे मिलकर कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के केंद्र बनाते हैं और पड़ोस भारत का होता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत नेचुरल रूप से सोवियत यूनियन के साथ दिखता था और ऐसा कई बार हुआ भी। अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में भारत के खिलाफ एक समुद्री बेड़ा भी भेजा जिसे सोवियत यूनियन ने बैलेंस किया, और उस विदेश नीति में कई सारे फ्रिक्शन आपको दिखे। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस समय भी क्लिंटन ने भारत पर कई सारे आर्थिक सैंक्शन लगाए थे और भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा फ्रिक्शन दिखता था। लेकिन उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार और मनमोहन सरकार के बीच में जो न्यूक्लियर समझौता हुआ, वहाँ से भारत के यूएस के साथ एक डिप्लोमेसी ने एक पेस पकड़ा, और 10-15 सालों के अंदर उसके बाद ओबामा और उसके बाद फिर बाइडेन आए, उसके बीच में ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, और आज जो ट्रंप की सरकार है, इस बीच में भारत और अमेरिका के विदेश नीति ने एक बड़ा रास्ता तय किया। लेकिन ट्रंप के मौजूदा फैसलों के कारण और विशेष रूप से जो टैरिफ पर फैसले लिए हैं उससे भारत और अमेरिका के जो संबंधों के बीच में एक तनाव आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह तनाव हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो आज रिश्ते हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो एक दूसरे को मर्ज करते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा सेक्टर और जो दूसरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अमेरिका और भारत को होते हैं उसमें एक बड़ा कारण है। तो ऐसा नहीं है कि आज भारत और ट्रंप के जो संबंध है या भारत अमेरिका के संबंध जो ट्रंप के कारण थोड़े टर्बुलेंस उनमें आया है वो हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। वो बदलेंगे और भारत अमेरिका एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर भी बनते हैं, क्योंकि दोनों ही देश बड़ी डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते हैं। तो आज जो संबंध है वो वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो सुधरने ही है, क्योंकि एक दूसरे के इंटरेस्ट आपस में मर्ज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में एक बड़ा देश ब्राज़ील है और मुख्य रूप से वही एक बड़ी इकॉनमी भी है जो भारत का एक बड़ा साझेदार है। और विशेष रूप से जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है कि मैं ट्रंप से बात नहीं, मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करूंगा। तो साउथ अमेरिका जिसमें अर्जेंटीना और छोटे छोटे देश जैसे पेरू, उरुग्वे और दूसरे देश आते हैं, कोलंबिया वगैरह आते हैं, तो उनके साथ भारत के संबंध स्थायी हैं और वहाँ पर भारत का ट्रेड धीरे धीरे करके बढ़ भी रहा है।
तीसरा जो कारक है वो यूरोप है, जो एक महत्वपूर्ण है। और अमेरिका के बाद अगर किसी का सबसे ऊंचा स्थान भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी या स्ट्रेटजी में आता है तो शायद वो यूरोप ही होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल देश है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और बाकी तमाम देशों के से मिलकर जो यूरोप बनता है वो एक बड़ा कारक ट्रेड में भी बनता है, वो बड़ा कारक भारत की रक्षा नीति में बनता है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश के साथ भारत के बहुत अहम स्ट्रेटजिक संबंध भी है, जिसमें राफेल भी आता है, जिसमें हमारे तमाम और भी रक्षा साझेदारियाँ आती है। तो यूके को भी आप यूरोप मान सकते हो, लेकिन यूके अब यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड ब्लॉक है उसका हिस्सा नहीं है, तो उसके साथ भारत अपनी एक अलग नीति के साथ चलता है। और हालिया समय में रिसेंटली उसने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो एक बड़ी सफलता आपको मानना चाहिए। इसके अलावा भी अभी जर्मनी के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत की यात्रा पे थे। उन्होंने भी हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनके साथ मिलकर अपनी वार्ता में बताया कि भारत और यूरोपियन यूनियन भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और संभवतः इस साल के अंत तक वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने की पूरी संभावना है, उस पर अच्छी बात चल रही है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो एक ट्रेड की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ट्रंप जब कुछ वस्तुओं पर लगभग $50 बिलियन का जो भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, अगर उस पर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव स्थान चाहिए, और यूरोप से बेहतर स्थान कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप और अमेरिका दोनों पश्चिम जगत से आते हैं और लगभग समान तरीके का बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो शेयर करते हैं। मतलब उनकी इकोनॉमी भी लगभग समान सी होती है और उनका व्यवहार भी समान ही होता है। तो यूरोप के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अच्छी शुरुआत है। इसके अलावा भी जर्मनी, फ्रांस के साथ तो खैर भारत की स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन साझेदारी भी होती है, और जिसमें स्पेन आता है और जर्मनी, जिसके अभी मैंने बताया विदेश मंत्री। तो भारत के साथ यूरोप यूनियन की इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के साथ एक अच्छी साझेदारी है और ट्रेड भी भारत का बढ़ रहा है। अब आते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका में भारत की जबरदस्त गुडविल है, और अफ्रीका आज एक ऐसा ब्लॉक है जो भारत को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, और ऐतिहासिक रूप से भी भारत और अफ्रीका एक तरीके का समान ही इतिहास यूज करते हैं, क्योंकि दोनों कोलोनाइजेशन के कारण दोनों त्रस्त रहे हैं और वहीं से उठकर दोनों ने अपनी विकास यात्रा भी तय की है। भारत उस विकास यात्रा में बहुत आगे निकल गया, लेकिन अफ्रीका को आज भी समय लग रहा है। अगर आप देखो तो अफ्रीका में जो 2 पहिया वाहन का मार्केट है वो यूएस और चाइना के द्वारा कैप्चर था, लेकिन आज वहां पर बजाज और हीरो जैसी कंपनियों ने एक जबरदस्त गुडविल बनाने के साथ अफ्रीका का पूरे मार्केट पर कंट्रोल कर लिया है। भारत का दोपहिया वाहन लगभग वहां पर $11 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, और ऐसे ही करके भारत की जो साझेदारी है वो छोटे छोटे देशों के साथ, आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री ने अभी गुयाना की यात्रा की थी, उससे पहले नाइजीरिया, उससे पहले साउथ अफ्रीका के तो संबंध हमारे ब्रिक्स के कारण वैसे भी बहुत अच्छे हैं। तो अफ्रीका के साथ भी भारत की विदेश नीति अच्छे से काम कर रही है। अब आते हैं हम मिडिल ईस्ट में, और ये ऐसा ब्लॉक मिडिल ईस्ट बन जाता है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा हरकतें होती है, जहां पर दुनिया के युद्ध भी चलते हैं, और तेल के कारण ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। और देशों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट, देशों में आपस में टकराव के कारण ये एक तरीके की प्रयोगशाला भी है, क्योंकि फिर इसी रीजन में आप इजराइल को भी देखिए कि उसका भी युद्ध चल रहा है। लेकिन इन टोटल अगर आप देखो तो भारत के ईरान के साथ भी संबंध स्थापित है, बैलेंस है। उसके साथ यूएई के साथ तो भारत के संबंध ऐतिहासिक स्तर पर है, और यूएई भारत का संभवतः अमेरिका और एक और देश के साथ सेकंड या तीसरे नंबर पर भारत का वो ट्रेड पार्टनर है। सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे संबंध स्थापित है। तो गल्फ या मिडिल ईस्ट में भी भारत के लिए कोई सामना या चैलेंज ऐसा है या भारत के खिलाफ बहुत कुछ होता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी जब भारत और पाकिस्तान का लगभग डायरेक्ट युद्ध ही चल रहा था, तब भी इस रीजन से मिडिल ईस्ट के पूरे मेजोरिटी इस्लामिक होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आई थी। उन्होंने प्रत्येक रूप से भारत को ही समर्थन दिया था, यहाँ तक कि यूएई ने तो कई बार स्टेटमेंट भी दिया, सऊदी भी हमारे साथ ही था, और ईरान भी कोई ऐसा पाकिस्तान के साथ खुलकर नहीं आया। तो मिडिल ईस्ट में भारत ने अच्छे से संबंध स्थापित किया। एक बड़ा रेमिटेंस यूएई के थ्रू भारत में आता भी है, और तेल के जो हमारी तेल और गैस का इंपोर्ट है वो भी हमने बैलेंस किया हुआ है। अब हम चलते हैं ऊपर रूस की साइड, क्योंकि रशिया ही वो अब एक फैक्टर बन के दुनिया में रह गया है, जिसके चारों तरफ अमेरिका आज अपने डिप्लोमेसी और पूरे विदेश नीति घुमाए हुए हैं। इसी रशिया के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लगाए, और ये कहा कि क्योंकि भारत रक्षा इंपोर्ट करता है, तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके कारण रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ पा रहा है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस भारत को अमेरिका दे रहा है कि अगर भारत रूस का तेल नहीं खरीदता तो शायद रूस यूक्रेन में अब तक सर्वाइव नहीं कर रहा होता, या वो इतना लंबा 3.5 साल का युद्ध भी नहीं लड़ पा रहा है। लेकिन
इससे एक बड़ी बात हुई है भारत के पक्ष में, क्योंकि आपने देखा हो कुछ समय से, पिछले 10, 15, 20 साल से भारत की जो विदेश नीति थी वो वेस्ट फोकस थी और विशेष रूप से यूएस फोकस थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टैंड लिया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने निजी बिजनेस हित के कारण जो स्टैंड लिया, उससे भारत को एक यूएस की जो विदेश नीति है उसमें एक झटका लगा और भारत रूस के संबंध दोबारा से रिवाइव होने शुरू। हालांकि वो यूक्रेन युद्ध के समय जब हमने ये डिसीजन लिया था कि हम उसका तेल खरीदेंगे, तब से वो शुरू हो चुके थे। लेकिन आज भारत और रूस के संबंध अपने पीक पे हैं। आज रूस भारत को अपने सभी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न जो रक्षा हथियार हैं वो देने को राजी है। S-400 आपने देखा कैसे उसने ज़बरदस्त काम किया। उसके अलावा 5वीं पीढ़ी का विमान Su-57 रूस भारत को ऑफर कर रहा है विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। S-500 जो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम है वो भी रूस भारत के साथ उसको मिलकर बनाने की बात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हमने साथ में बनाई है। उसके अलावा भी स्पेस के सेक्टर में भी भारत और रूस के जो साझेदारी है वो अभूतपूर्व है। तो रूस के साथ जो संबंध हमारे थोड़े से एक न्यूट्रलाइज तरीके से चल रहे थे वो दोबारा से रिवाइव हुए हैं और भारत ने जो स्टैंड अपने मित्र के लिए लिया है वो वाकई में रूस की जनता में एक बहुत बड़ी गुडविल बना के गया है। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ की जनता का उसने विश्वास जीता है और रूस आज भारत को अपना सबसे बड़ा और सबसे क्लोज सहयोगी के रूप में देखता है। तो भारत और रूस के संबंध अभूतपूर्व है और उसमें एक विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमेशा एक दूसरे देश पर करते हैं। रूस के बाद आते हैं चीन पे और साउथ ईस्ट एशिया में। तो चीन एक ऐसा देश है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत एक्सपेंशनिस्ट भी आप उसे कह सकते हैं। उसका एक्सपेंशन करने के जो इरादे हैं, जो सीमा पर जो तनाव रहता है, जो बाकी भी देशों के साथ आपने उसके एक्सपेंशन की नीति देखे होंगे, जिसमें ताइवान भी है, जिसमें हांगकांग भी है, जिसमें वियतनाम तक भी रहे हैं। तो वहाँ पर चीन की जो समस्या है वो एक्सपेंशनिज्म की ही है, जो कॉलोनलाइजेशन के समय पर भी हुआ करती थी। तो आज वो चीन उस रणनीति के कारण, खासकर अपने नेबर स्टेट में, उसका भरोसा भारत क्या दूसरे देश भी नहीं करते। तो चीन के साथ सिर्फ हमें बैलेंस बनाना है, क्योंकि चीन अब एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन चुका है, $20 ट्रिलियन उसकी इकॉनमी है, उससे आगे सिर्फ अमेरिका की ही है जिसकी $30 ट्रिलियन है। तो चीन एक रियलिटी है, वो आर्थिक सुपर पावर ऑलरेडी बन चुका है। तो भारत उसके साथ नहीं चलेगा, इससे दोनों देशों का नुकसान ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत और चीन का युद्ध होकर कोई परिणाम आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि भारत और चीन एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि दोनों देश एम्बिशन के साथ चल रहे हैं, दोनों के लक्ष्य बड़े हैं और दोनों को आर्थिक महाशक्ति के साथ ही ग्लोबल सुपर पावर बनने की भी एक इच्छा रखते हैं। तो भारत और चीन कॉम्पिटिटर बने रहेंगे। अभी जो SCO समिट में जो प्राइम मिनिस्टर चीन में गए, वहाँ पर जो हैंडशेक हुआ, जो अच्छे फोटोज़ आए, वो प्रतीकात्मक रूप से अच्छी हैं। ट्रेड भी भारत और चीन का बड़ा है, जिसमें चीन को ही मुख्य रूप से बड़ा फ़ायदा मिलता है। भारत उसमें इंपोर्ट ही ज़्यादा करता है। एक्सपोर्ट भारत का $14-15 बिलियन के आसपास ही है, जबकि इंपोर्ट भारत का $120 बिलियन के आसपास है। तो भारत चीन में बैलेंस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं या बहुत बड़ी साझेदारी कर पाएंगे। जहाँ तक साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ये देश ऐसे हैं जो ज़्यादा ध्यान अपना आर्थिक मुद्दों पर रखते हैं, ट्रेड में रखते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन में एक भागीदारी निभाते हैं, जिससे कि शक्ति का और आर्थिक शक्ति का संतुलन बना रहे। भारत का एशियान, जिसमें 10 देश आते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये ऐसे करके 10 देश आते हैं। उसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और जो बहुत शानदार काम कर रहा है। और भारत का एशियान के साथ एक बड़ा ट्रेड के रूप में एक बड़ी डील भी होती है। अभी भी आज भी सिंगापुर के विदेश मंत्री, शायद प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर है, जिन्होंने एस जयशंकर से भी बात की और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है। तो एशियान में भी भारत का एक बढ़िया डिप्लोमेसी काम कर रही है, विदेश नीति काम कर रही है। तो जब आप ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति फेल है, तो आपको ये सब जितने फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके आपको डिवाइड करके सोचना होगा। खाली एक रेटोरिक से या एक किसी बात से विदेश नीति कभी भी डिसाइड नहीं हो सकती है। किसी ट्रंप ने, कोई एक राष्ट्रपति आता है, उसने 4 बातें इधर से कही है, या फिर ट्रेड के कारण कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, टर्बुलेंस आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी देश की विदेश नीति फेल हो जाती है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर में विदेश नीति काम ना करने का सवाल है, तो वो एक अलग विषय था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 से 3 दिन ही चला और वो बहुत क्विक टाइम था। तो उसमें देशों को ऐसा नहीं है कि बहुत रिएक्शन का समय मिला हो, उन्होंने अपनी पोजिशनिंग की हो, और देशों को पता भी था कि ये एक
शॉर्ट टर्म ऑपरेशन है। भारत भी ये नहीं कह रहा है कि हम पूरे युद्ध के लिए जा रहे हैं। भारत ने भी यही कहा कि हम सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करेंगे, और उसी के अनुसार देशों ने रिएक्शन भी किया। वो ऐसा नहीं था कि उनको एक ब्लॉक के साथ कोई स्टैंड लेना था। तो भारत की नीति, विदेश नीति अच्छे से काम कर रही है। सिर्फ ट्रम्प के साथ कुछ दिक्कतें हैं, और वो भी आप ये समझिए जैसे टर्बुलेंस में हवाई जहाज हिलता है, लेकिन वो अंततः अपनी लैंडिंग भी करता है और अच्छे से यात्रियों को अपने मार्ग पर भी पहुंचाता है। तो वैसा ही भारत की विदेश नीति के साथ भी हो रहा है। ट्रम्प के साथ भी आज नहीं तो कल संबंध स्थापित होने ही हैं। 3-4 महीने में भारत की ट्रेड डील संभवतः यूएस के साथ भी हो जाएगी, और भारत यूएस के साथ भी अच्छे से आगे ही बढ़ेगा। और भारत अपनी $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की जो यात्रा है वो निश्चित रूप से तय करेगा।